Good morning, students. Today's lecture will be on Unit 2 Biology of Behavior. ये सेकेंड यूनिट का पार्ट 2 वीडियो है. ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशंस और मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल्स ऑफ बिहेवियर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. नाउ ब्रेन एंड बिहेवियर. सबसे पहले तो हम एनाटमी पढ़ रहे थे. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेन का एनाटमी पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसमें ब्रेन रीजन्स जो है उसमें. लेकिन हमें जो है थोड़ा बहुत आइडिया नर्व टिश्यूज़ का भी होना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप लोग ये वाला टॉपिक जो है एनाटमी फिजियोलॉजी जो है ब्रेन का, वो ऑलरेडी कवर करोगे एनाटमी फिजियोलॉजी में. तो ये मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, तो नर्व टिश्यू क्या है? नर्व टिश्यू में न्यूरॉन्स है, synapses. So firstly we need to understand what are neurons. The tissue of CNS consists of nerve cells called neurons. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें नर्व सेल्स होते हैं. ठीक है, उन नर्व सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं. न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस. ठीक है, एंड दे ट्रांसमिट electrochemical impulses. The structure of a neuron is composed of a cell body, an axon and dendrites. ये तो हमने स्कूल्स में भी पढ़ा होता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है. सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है और डेंड्राइटिस. The cell body contains nucleus and is essential for the continued life of the neuron. सेल बॉडी में जो है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. The dendrites are processes that transmit impulses toward the cell body and the axon transmits impulses away from cell body. Dendrites क्या करते हैं? सेल बॉडी की तरफ impulses भेजते हैं और axon सेल बॉडी से away impulses भेजते हैं. ठीक है. Cells called efferent or sensory neurons carry impulses from the periphery to CNS. जो एफरेंट सेल्स होते हैं वो इम्पल्स कैरी करते हैं पेरिफेरी से सीएनएस में. ठीक है, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम से सीएनएस नर्वस सिस्टम. कौन से सेल्स? एफरेंट सेल्स. और जो ये एफरेंट है और ये इफरेंट है. द इफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द मसल्स ग्लैंड्स ऑफ पेरिफेरी. ठीक है, तो एफरेंट और इफरेंट, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स. जो मोटर न्यूरॉन्स है जिनको हम इफरेंट सेल्स भी बोलते हैं, वो इम्पल्सेस कैरी करते हैं सीएनएस से मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ, पेरिफेरी सिस्टम की तरफ. ठीक है. सेल्स ऑफ थर्ड टाइप आर कॉल्ड इंटरन्यूरॉन्स, एग्जिस्ट एंटायरली विद इन द सीएनएस. सेल्स ऑफ अ third type called interneurons exist entirely within the CNS and comprise 99% of nerve cells. They may carry only sensory or motor impulses or they may serve as integrators in the pathways between efferent and efferent neurons. Interneurons जो है सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है. ठीक है. 99% जो नर्व सेल हैं वो इंटरन्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये जो है इम्पल्सेस जो है या तो ये सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस दोनों कैरी करते हैं या फिर ये सिर्फ एक इंटरग्रेटर पड़ जाता है बीच में, एफरेंट और एफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में. ठीक है. मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में ये इंटीग्रेटर बन जाता है. दे अकाउंट इन लार्ज पार्ट ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग, लैंग्वेज एंड मेमोरी. तो थिंकिंग, फीलिंग, लर्निंग, लैंग्वेज, मेमोरी जो है इंटरन्यूरॉन्स की यूजुअली एक पार्ट होता है. ठीक है, मतलब देन देयर आर सिनेप्सेस. ठीक है. द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ सिनेप्स. है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं. द स्मॉल स्पेस बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन
and the cell body or dendritis of another is called synaptic cleft. तो जो एक स्मॉल स्पेस होती है एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे सेल के डेंड्राइटिस के बीच में, ठीक है, जो स्पेस होती है एक न्यूरॉन के एक्सॉन के और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिस के बीच में, समझने की कोशिश करना, उसको स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. न्यूरॉन्स कंडक्टिंग इम्पल्सिस टुवर्ड द सिनेप्स आर कॉल्ड प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स. जो न्यूरॉन्स इम्पल्सिस सिनेप्स की तरफ भेजते हैं उनको बोलते हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन्स. And those conducting impulses away are called post-synaptic neurons. और जो impulses सिनेप्स से अवे भेजते हैं, ठीक है, जो सिनेप्स की तरफ जाती है impulses उनको बोलते हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो impulses से अवे जाती हैं impulses उनको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स. फिर हमारे बॉडी में आता है न्यूरोट्रांसमीटर जो है. ये क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स? न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंशियल फंक्शंस इन द रोल ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर. न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं ह्यूमन इमोशन और बिहेवियर के बीच में, ठीक है. ह्यूमन इमोशन और बिहेवियर के बीच में जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं. Many neurotransmitters exist within the central and peripheral nervous system, but only a limited number have implications for psychiatry. न्यूरोट्रांसमीटर जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काफ़ी सारे हैं, ठीक है, लेकिन साइकियाट्री में जो इम्पोर्टेंट है वो काफ़ी कम है. तो कौन कौन से टाइप्स है न्यूरोट्रांसमीटर के, कौन कौन सी कैटेगरीज है? कोलिनर्जिक, मोनोअमाइन एसिड्स एंड न्यूरोपेप्टाइड्स. ये जो है चार कैटेगरीज हैं, ठीक है. कोलिनर्जिक्स, मोनोअमाइन्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूरोपेप्टाइड्स, ठीक है. 4 कैटेगरीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है. Acetylcholine was the first chemical to be identified and proven as a neurotransmitter. ये एक पहला केमिकल था जिसको आइडेंटिफाई और प्रूव किया गया था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है. Acetylcholine is implicated in sleep, arousal, pain perception, the modulation and coordination of movement, and memory acquisition and retention. एसिटाइलकोलिन जो पार्ट प्ले करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, वो क्या क्या पार्ट प्ले करता है? वो स्लीप, हमारा स्लीप पैटर्न, अराउजल, ठीक है, पेन परसेप्शन, मॉड्यूलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, मेमोरी एक्विजिशन एंड रिटेंशन. मतलब मेमोरी को आप कितनी जल्दी समझते हो, कितनी जल्दी मेमोरी को रिपीट वो कर पाते हो, और कितनी टाइम तक उसको रिटेंशन, मतलब कितना उसको रिटेंट कर पाते हो. फिर दूसरा ट्रांसमीटर जो है वो है नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद द फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम ऑफ सिम्टम्स दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. न्यूरोट्रांसमीटर का क्या पार्ट है? उनका पार्ट ये है कि वो फाइट और फ्लाइट वाले सिचुएशन में पार्ट प्ले करता है, ठीक है. जब आपको कोई स्ट्रेस होता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? फाइट और फ्लाइट. तो उसमें नॉरएपिनेफ्रिन जो है उनका पार्ट प्ले करता है. नॉरएपिनेफ्रिन में हैव अ रोल इन रेगुलेशन ऑफ मूड, कॉग्निशन एंड परसेप्शन. नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा रोल ये भी है कि वो मूड को रेगुलेट करते हैं, कॉग्निशन, ठीक है, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कॉग्निशन के अंदर आता है, और परसेप्शन, आपके सब परसेप्शन है आपका, वो नॉरएपिनेफ्रिन का पार्ट है, ठीक है. डोपामिन इज इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन, इमोशंस, वॉलेंट्री डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. डोपामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है. डोपामिन का काम होता है कि वो मूवमेंट को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है. राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है,
सीधे चलना है या मुड़ना है, ठीक है। ये मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है, इमोशंस को समझता है, और वॉलेंटरीली कोई डिसीजन अगर आपको लेना होता है तो वो भी डोपामिन उसमें है हमारा जो पार्ट प्ले करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। फिर है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन में प्ले अ रोल इन स्लीप एंड अराउजल, लिबिडो, एपेटाइट, मूड, एग्रेशन एंड पेन परसेप्शन। अब जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम है, फिक्स्ड है रोल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोल सिर्फ उसी न्यूरोट्रांसमीटर का होगा, वो रोल ऑब्वियसली दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर में भी आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप देख रहे हो सेरोटोनिन का काम भी क्या है, स्लीप पैटर्न में रोल है उसका, अराउजल, लिबिडो, एपेटाइट, भूख लगना, मूड, एग्रेशन, गुस्सा एंड पेन परसेप्शन। नाउ हम न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे जो बेसिक्स हैं वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशंस। सो ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व्स द होल ऑर्गेनिज्म और बॉडी माइंड इंटरेक्शन। ह्यूमन बिहेवियर में हमारा पूरा बॉडी जो है, बॉडी माइंड जो इंटरेक्ट करता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बॉडी माइंड इंटरेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, फिजिकल एंड मेंटल। जब बॉडी और माइंड इंटरेक्ट करते हैं तो उनके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक मेंटल होता है, ठीक है। दीज टू एस्पेक्ट्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि बॉडी माइंड इंटरेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट भी है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इम्पॉर्टेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस द मेंटल फंक्शंस आर, जो फिज़िकल हमारे एस्पेक्ट्स है जिनसे हमारा मेंटल फंक्शन भी काम करता है, जिनमें हमारा मेंटल फंक्शन का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। वो कौन कौन से फंक्शन है, कि हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनसे मेंटल फंक्शन भी हमारा इन्फ्लुएंस होता है। तो सेंस ऑर्गन्स है ना, अगर आप कोई देख रहे हो, कोई चीज़ फील कर रहे हो, तो उसमें जो है मेंटल माइंड का भी, हमारा ब्रेन का भी काम होता है ना। न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना होता है बॉडी को, बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ, है ना। ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है स्कूल्स वगैरह में भी। मसल्स, ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है फिजिकल एस्पेक्ट है जिनसे हमारा मेंटल फंक्शन भी इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड there are various sense organs present in our body which influence the bodily and mental function। ये तो हमें पता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हमारी बॉडी में बॉडी के फंक्शन और मेंटल फंक्शन दोनों इन्फ्लुएंस होते हैं। सो दीज सेंस ऑर्गन्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। जो ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। स्किन, आईज, ईयर्स, टंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल क्या क्या है, स्किन, आईज, ईयर्स, टंग, ठीक है। दीज सेंस ऑर्गन्स प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड सराउंडिंग एज वेल। आपको जो नॉलेज मिलती है ब्रेन की तरफ, वो किन से मिलती है, इन सेंस ऑर्गन से मिलती है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी तो हमारा जो माइंड है उस चीज़ को समझेगा भी नहीं, ठीक है। ईच सेंस ऑर्गन हैज़ डिस्टिंक्ट फंक्शन टू परफॉर्म। हर सेंस ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। सम सेंस ऑर्गन्स आर स्टिमुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द बॉडी एंड ऑल्सो बाय द इंटरनल कंडीशंस। कुछ सेंस ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो बाहर की बॉडी के बाहर जो ऑब्जेक्ट होती है उससे भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जो बॉडी के अंदर की कंडीशन होती है उससे भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। So when these receptors do not function properly, sensory defects or disorders take place। जब ये रिसेप्टर सही से काम नहीं करते हैं तो कोई डिफेक्ट, सेंसरी डिफेक्ट या डिसऑर्डर पैदा हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ऑडिटरी डिसऑर्डर्स। अगर हमारी आइज़ नहीं सही से काम करती तो हमारे में हो जाता है विजुअल डिस्टर्बेंसेस। अगर हमें ईयरिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है सुनने में तो उसमें हो जाएगा ऑडिटरी डिसऑर्डर्स। ऑल्फैक्टरी डिसऑर्डर्स, अगर हमें
ऑल्फैक्टरी है और एक गस्टेटरी है। गस्टेटरी तो टेस्ट से रिलेटेड है। काइनेस्थेटिक मतलब मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स। और ऑल्फैक्टरी मैं आपको लेक्चर के एंड में बता दूंगी। फिर देर आर वेरियस सेंसरी डिफेक्ट्स विच डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनिक कॉज, सच एज सेंसरी डिफेक्ट्स आर नोन एज फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ सेंसरी प्रोसेस। कुछ सेंसरी डिफेक्ट्स होते हैं उनका कभी कभी ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता कोई, ठीक है। अब सेंसेशंस का मेंटल प्रोसेस में क्या काम है ये हमें समझना है, ठीक है। सेंसेशंस का मेंटल प्रोसेस में क्या काम है। Flowers and dull color should be arranged for those patients who need rest and sedative influences. जैसे हमें पता है कि साइकोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशंस। अब साइकोलॉजी में सेंसेशंस को लेकर कैसे अप्लाई करोगे अपने प्रैक्टिकल एरिया में, क्लिनिकल एरिया में क्या अप्लाई करोगे नॉलेज, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही दिया गया है कि फ्लावर्स और डार्क कलर आप उन पेशेंट्स के लिए अरेंज कर सकते हो जिनको आप थोड़ा आराम या रेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हो, है ना। हमारे फ्लावर्स से थोड़ा डल कलर्स से जो है बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होता है, राइट। प्रोवाइड वार्म एंड ब्राइट कलर्स एंड लाइट फॉर दोज हु नीड स्टिम्युलेशन एंड इनकरेजमेंट। जिसको आप चाहते हो कि वो एक्साइटेड हो जाए या स्टिमुलेट होए या सोए नहीं, तो उसको आप वार्म ब्राइट कलर्स, ब्राइट लाइट्स ये प्रोवाइड करोगे। विंडोज़ इन द वार्ड शुड बी शेडेड टू प्रिवेंट द ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट। विंडोज़ जो होती हैं वार्ड की, उनको आप जो है शेड कर दोगे, मतलब उन पे आप कवर चढ़ा सकते हो ताकि जब धूप आए तो धूप जो है आँखों में ना लगे, ठीक है, ताकि ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट ना हो। रिड्यूस नॉइज़ इन एंड अराउंड द सिक रूम टू अ मिनिमम। नॉइज़ को रिड्यूस करो। ये सब सेंसेशंस का काम है ना। हमारे बॉडी में जो सेंसेशंस काम करती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है, उन सबको स्टिमुलेट आप कर सकते हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो आपको ये स्टिमुलेट करना है ताकि आप ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सको, ठीक है। तो कंट्रोल द अनप्लेजेंट ऑर्डर्स फ्रॉम द वार्ड। कोई अगर स्मेल आती है अनप्लेजेंट तो आप उसको कंट्रोल करो क्योंकि वो बहुत डिस्कम्फर्टिंग होता है। सर्व्ड फूड शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्लीन एंड टेस्टी एंड शुड बी सर्व्ड चेयरफुली। खाना जो होता है आप उनको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड सर्व करो, टेस्टी होना चाहिए, है ना। एंड द फूड जो है खुशी खुशी आप सर्व कर सकते हो। सर्व्ड फूड शुड बी फ्री फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड स्पाइसेस। खाने में कभी कभी बू आती है, स्मेल आती है, उनको अवॉइड करो। स्पाइसेस, मिर्ची जो है उसको अवॉइड करो। बेड शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रिंकल्स। बेडशीट जो है अच्छे से बिछा कर दो, वो ख़राब ना हो, ठीक है। वाइल प्रोवाइडिंग केयर टू द पेशेंट, हैंड्स शुड बी स्मूथ एंड सॉफ्ट। आपके अपने हाथ भी स्मूथ एंड सॉफ्ट होने चाहिए और पेशेंट के भी। During any procedure, movement of hands should be coordinated and free from jerky movements. आप कोई भी प्रोसीजर दे रहे हो तो अपने मूवमेंट का ध्यान रखो, वो अनकोऑर्डिनेटेड ना हो, जर्की ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट मस्क्यूलर सिस्टम, मस्क्यूलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल्स। देयर आर टू ग्रुप ऑफ मसल्स, skeletal muscles and smooth muscles, ठीक है। skeletal muscles provide the overt movements such as walking, running, throwing, handling the objects, whereas smooth muscle provide the movement for vital processes such as alimentation, excretion, circulation.
तो दो मसल्स हैं हमारी बॉडी में, स्केलेटल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स का काम होता है जो ओवर्ट मूवमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट। और स्मूथ मसल का काम क्या होता है, जो वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एक्सक्रीजन हो गया, सर्कुलेशन हो गया है, ठीक है। स्मूथ मसल्स आर स्लोअर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्लो टू रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी स्लोली होते हैं और रिलैक्स भी स्लोली होते हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों क्विकली हो सकते हैं। तो अब मस्क्यूलर सिस्टम को साइकोलॉजी में कैसे अप्लाई करोगे? तो एज ए नर्स इट इज़ वाइज टू रिमेंबर दैट इन डिजीज कंडीशन मसल टोन्स आर अफेक्टेड एंड पेशेंट में बी रेस्टलेस एंड अनकम्फर्टेबल। अगर पेशेंट को कोई साइकेट्री वार्ड में आप हो और पेशेंट को अगर कोई, ये आपको याद रखना है कि कोई डिजीज़ कंडीशन है जिसका मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है, तो उससे जो है पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा, अनकंफर्टेबल होएगा। हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे, लोब्स पढ़े थे, हर लोब एक डिफरेंट फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल था। उसमें से कुछ लोब्स जो है मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर वो सही से काम नहीं करते तो मूवमेंट ख़राब हो जाती है पेशेंट की, तो पेशेंट रेस्टलेस और अनकंफर्टेबल हो सकता है। प्रोवाइड फिजिकल क्वाइट मेंटल सेरेनिटी बाय बैक रेस्ट एंड नी रोल। पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट दो, बैक रेस्ट उसको प्रोवाइड करो, ठीक है, पिलोज दे दो, नी सपोर्ट दो उसको अगर वो बैठा हुआ है। डिस्करेज प्रोलॉन्ग्ड विजिट्स, विस्पर्ड कंडीशन एंड मोनोटोनस कन्वर्सेशंस। Patient with hypotone muscle should be encouraged for physical exercise so that patient may gain the old tonus. पेशेंट का अगर मसल स्टोन नहीं होते हैं तो आप उनको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हो। ग्लैंड्स प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन बिहेवियर। अब ग्लैंड्स का बिहेवियर से क्या लेना देना? ग्लैंड्स प्ले इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन बिहेवियर एज अ ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, एलिमिनेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ जनरल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ग्लैंड्स जो है हमारा क्या क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को एलिमिनेट करना बॉडी से, इमोशनल स्टेट को प्रोड्यूस करना और रेगुलेट करना हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट ग्लैंड्स एंड डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्ट ग्लैंड्स क्या होता है? यूजुअली दे सीक्रेट देयर केमिकल थ्रू लिटिल डक्ट इनटू बॉडी कैविटी ऑन सरफेस ऑफ बॉडी। वो जो केमिकल सीक्रेट करते हैं वो बॉडी, हमारी जो इनर बॉडी कैविटी होती है या तो उसमें रिलीज़ करते हैं या फिर हमारे सरफेस ऑफ बॉडी में रिलीज़ करते हैं, जैसे स्किन, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये डक्ट ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड डक्ट ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स ये डक्ट ग्लैंड के एग्जाम्पल है। स्वेट ग्लैंड से क्या होता है, हमारी स्किन में स्वेट आता है ना, तो दे यूजुअली सीक्रेट tears, यूरिया, गैस्ट्रिक जूसेस एंड स्वेट। ये यूजुअली ये चीज़ें सीक्रेट करते हैं। These glands become overactive और underactive in influence of emotions. Emotions से ये ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा ओवरएक्टिव और अंडर एक्टिव भी हो सकते हैं। Now for example, स्वेट ग्लैंड बिकम्स ओवर एक्टिव इन एंगर। गुस्से में स्वेट ग्लैंड जो है ये ओवर एक्टिव हो जाता है, तो गुस्से में पसीना आता है। ग्रीफ मेक्स द लैक्रिमल ग्लैंड ओवर एक्टिव। ग्रीफ, ठीक है, रोना, ग्रीफ जो होता है मोर्निंग, उससे लैक्रिमल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है। फियर से सलाइवरी ग्लैंड्स बिकम अंडर एक्टिव। जब आपको कोई डर लगता है तो सलाइवरी ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है। आपने देखा होगा कि डर के मारे आपका मुंह सूख जाता है तो आप पानी पीते हो, ठीक है। फियर एंड एंगर स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फियर और गुस्से की वजह से जो हमारा एक्टिविटी होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वो भी रिड्यूस हो जाती है। इन एक्सट्रीम फियर देयर इज द टेंडेंसी टू यूरिनेट। और जब ज़्यादा डर लगता है तो हम जो है हमें ऐसे फीलिंग होता है कि यूरिनेट करना है,
जब ज़्यादा डर लगता है, तो इसीलिए आप देखते हैं मूवीज़ वगैरह में वो खड़े खड़े यूरिन पास कर देता है. नाउ द डक्टलेस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स. ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स जो होते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, है ना. तो डक्टलेस ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं. हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द बॉडी स्ट्रीम एंड आर कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये बॉडी में रिलीज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं और ये पूरे बॉडी में कैरी होते हैं. ठीक है, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं. दे प्ले ए वाइटल रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ह्यूमन पर्सनैलिटी में एक. ठीक है, दे अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जनरल मेटाबॉलिज्म, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमोशनल बिहेवियर. जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे जनरल मेटाबॉलिज्म, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल बिहेवियर, डक्टलेस ग्लैंड इनको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, मेल सेक्स ग्लैंड्स और गोनाड्स, थायराइड, एड्रिनल्स, पैनक्रियाज. ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, मेल सेक्स ग्लैंड्स और गोनाड्स, थायराइड, एड्रिनल्स एंड पैनक्रियाज. ठीक है, सो होप आप इससे क्लियर हो जाए टॉपिक से. ठीक है, इसका टेस्ट तो नेक्स्ट वीक होगा. सो यूनिट 1 का जो है टेस्ट होगा आपका. प्लीज़ प्रिपेयर केयरफुली. थैंक यू.